हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने ये समझा लीनियर इक्वेशन जो होमोजीनियस होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका वर्किंग रूल क्या है और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम ली हैं, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में ये समझाया कि किसी सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक कैसे आता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया कि किसी सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट कैसे आता है। और तीसरी प्रॉब्लम में एक वेरिएबल किसी एक इक्वेशन में आ गया था, उस वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है और चेंज होने से सॉल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइट कैसे आते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने ये समझा है। यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर इक्वेशन में कहीं ना कहीं पे वेरिएबल आ गया है। अब उस वेरिएबल की वैल्यू मुझे चाहिए, तब मैं उस सिस्टम का सॉल्यूशन पता कर सकता हूं। अब यहां पर जो प्रॉब्लम मैंने लिखी है उसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर वो केवल मुझे ये कहता कि मुझे ट्रिवल या फिर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन के बारे में पता करना है, तो ट्रिवल सॉल्यूशन के लिए मैं केवल और केवल रैंक को पता करता और अननोन्स के साथ कंपेयर करके बता देता कि वेरिएबल क्या होना चाहिए। अगर मैं नॉन ट्रिवल की बात करूं तो नॉन ट्रिवल में भी रैंक पता करके अननोन्स की संख्या के साथ कंपेयर करके मैं आपको बता देता कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे सिस्टम का सॉल्यूशन ट्राइवल और नॉन ट्राइवल आ सकता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि मुझे तो सिस्टम का सॉल्यूशन ही चाहिए। इसका मतलब जो भी वेरिएबल मैं उस सिस्टम के अंदर यूज कर रहा हूं, मुझे उसकी पहले वैल्यू पता करनी होगी। जब उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो उन वैल्यूज पर क्या सॉल्यूशन आने वाला है ये मुझे बताना है। तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे उसमें जो वेरिएबल है, एक के वेरिएबल है, मुझे उस के वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होगी। जैसे ही के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तब मैं सिस्टम का सॉल्यूशन बता पाऊंगा। अब वेरिएबल की वैल्यू बताने के मेरे पास दो तरीके हैं। मुझे नहीं पता सिस्टम का सॉल्यूशन अभी ट्राइवल आएगा या नॉन ट्राइवल आएगा। अब के की वैल्यू अगर मैं निकाल पाया, उस के की वैल्यू से ही बता पाऊंगा कि कब सिस्टम का सॉल्यूशन ट्राइवल आता है और कब नॉन ट्राइवल आता है। जैसे ही मैं के की वैल्यू पता करूंगा तो मुझे सॉल्यूशन पता चल जाएगा। के की वैल्यू निकालने के दो तरीके मेरे पास हैं। अगर इस सिस्टम का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो सिस्टम ट्राइवल सॉल्यूशन रखेगा। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब डिटरमिनेंट 0 होना है। पिछली वीडियो में हमने समझा है, उस लेक्चर में हमने ये सब कुछ बताया है कि कब सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक आता है और कब इनफाइनाइट आता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कैसे इफेक्ट आता है ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, आप समझ सकते हैं। अब दोनों में से मैं यहाँ कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ। या तो मैं रैंक निकालूं और उसी से के की वैल्यू पता करूं, या रैंक नहीं पता करूं, डिटरमिनेंट निकालूं, डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रख दूं क्योंकि सिस्टम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देगा, तो तब मैं के की वैल्यू को पता कर सकता हूं। तो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसको मैंने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जो सिस्टम Ax = 0 की फॉर्म में होता है उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है और जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको मैंने पहले नंबर पर लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2, ऑपरेट करना आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको पहले और उसको बाद में लिख दिया है। क्योंकि पहले और बाद में लिखना केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो मैंने एक स्टेप कम कर ली है, उसकी वजह से मैंने इसको पहले नंबर पे और इसको दूसरी रो में लिख दिया है। तो स्टूडेंट, अगर हम ध्यान दें, मैं दो तरीके लगा सकता हूं। या तो मैं ये लेकर के चलूं कि सिस्टम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा, और या फिर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी रैंक पता कर लूं, तब भी मैं के की वैल्यू को पता कर सकता हूं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। मुझे R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 2R1 करना पड़ेगा। R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R1 करना पड़ेगा। मैं केवल मैट्रिक्स को लेकर चल रहा हूं, जो साइड वाला पार्ट है उसको लेकर के नहीं चल रहा हूं, केवल ए ही मैट्रिक्स ले रहा हूं। तो देखें अगर, तो 1 k + 4 और 4k + 2, पहली रो में कोई चेंज नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन मतलब 3k माइनस ट्वाइस ऑफ k + 4, यानी 3k माइनस 2k और माइनस 8, यानी 3k और माइनस 2k, k हो जाएगा और -8। दिस इज k - 8। 2 से मल्टीप्लाई
सब्ट्रैक्शन, मतलब 3k प्लस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 4k और प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3k प्लस 4 माइनस 8k और माइनस 4, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मिलकर के जब हम देखेंगे तो 5k के बराबर आएगा। अब 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी 2k प्लस 2 माइनस k एंड माइनस 4, यानी 2k माइनस k रह जाएगा और माइनस 2, यानी ये k माइनस 2 हो गया है। दिस माइनस दिस, यानी 3k प्लस 4 माइनस 4k प्लस 2, यानी 3k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 2, माइनस k हो गया और ये इसमें से माइनस होगा तो प्लस k 2 हो गया, यानी माइनस k प्लस 2। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है स्टूडेंट। अब अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के लिए एक और ऑपरेशन हमें देना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको जीरो बनाऊं। अब यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ भी नंबर है, हम आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए अगर तो R3 को पता करने के लिए R3 में से माइनस करना पड़ेगा R2 को, लेकिन कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। R3 में मुझे k माइनस 8 का मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें मुझे k माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इस तरीके से तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बदल जाएगी कि 1 k प्लस 4 एंड 4k प्लस 2, 0 k माइनस 8 माइनस 5k, 0, ये इसके साथ 0 ही बनेगा क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई k माइनस 8 से किया है, तो माइनस k प्लस 2 इंटू k माइनस 8 और माइनस इसको मल्टीप्लाई मतलब प्लस 5k हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई k माइनस 2 से किया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस k स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस 8k, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2k, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस 16, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस के 5k स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस के 10k, 5k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, 8k 2k 10k हो जाएगा, 10k से 10k कैंसिल हो रहा है और माइनस के 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो k स्क्वायर माइनस 4 आएगा, तो 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अब मैं देखूं, मैं कुछ इस तरीके से देख पा रहा हूं कि यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, मे बी जीरो और मे बी नॉन जीरो। ये दो कंडीशंस यहाँ आके बनती है, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये नॉन जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो होता है तो रैंक 2 हो जाएगी, अगर ये जीरो नहीं होता है तो रैंक 3 हो जाएगी। तो मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे कि अगर यहाँ पे नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये हुआ इफ 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो या जीरो। हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, और इसका मतलब है के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यानी अगर k की वैल्यू 2 हो जाती है और k की वैल्यू माइनस 2 हो जाती है, स्टूडेंट मैंने और लिखा है दोनों में से कोई भी हो जाए, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो जाए यहाँ जीरो हो जाएगा, और दोनों में से अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ नॉन जीरो हो जाएगा। समझते हैं स्टूडेंट क्या कहना चाहता है ये सिस्टम? इस सिस्टम को एक बार समझते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहले केस में हम ये समझ रहे हैं कि यहां पर जीरो नहीं है, इसका मतलब कि
इक्वल्स टू -2। यानी मैं ये कह रहा हूं अब और नहीं कह रहा हूं, अब ये कह रहा हूं ना तो ये आए और ना ये आए। अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू यहां नहीं आती तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगी एंड नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों ही 3 3 हो गए हैं, द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम भी आपने दिया था जिसे आप कहते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन। और ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x भी 0 आएगा, y भी 0, x1 भी 0 आएगा, x2 भी 0 आएगा और x3 भी 0 आएगा। मतलब तीनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू 0 आएगी। हमने समझ लिया है कि अगर k की वैल्यू ना 2 होती है और ना -2 होती है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आएगी, अननोन्स भी 3 होंगे, सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिस सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। x1 भी 0 आएगा, x2 भी 0 आएगा और x3 भी 0 आएगा। अगला केस ये है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कि इफ k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू -2। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने और लिखा है, दोनों में से अगर कोई एक भी आ जाए तो भी वहां पे 0 हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं आते तो कंडीशन है एंड लिखा है, यहां पे मैंने और लिखा है, ना तो 2 आए और ना -2 आए। अगर 2 आ गया या -2 आ गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहां 0 हो जाएगा। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 एंड जो अननोन्स की संख्या है वो 3 हो जाएगी। 3 होने का मतलब ये है कि रैंक बड़ी हो गई है, अननोन्स की संख्या बड़ी हो गई है, रैंक कम हो गई है। तो स्टूडेंट इसको एक बार समझते हैं कि इससे क्या कंडीशंस बन के आती है। मैंने ये माना कि लेट कंडीशन 1 मैंने ये माना कि इफ k इक्वल्स टू 2, अगर k 2 हुआ देन तब क्या होगा, मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आएगी। वन 2 है, 6 2, 8 + 2 10, 0 चूंकि ये 2 है तो -6, चूंकि ये 2 है तो -10, 0 0 और 0। मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आएगी। मैंने ये लेट किया क्योंकि मेरे पास एक फ्री वेरिएबल है, रैंक कम है, अननोन्स ज्यादा हैं, तो मैंने ये लेट किया x3 इक्वल्स टू k1। अगर x3 k1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि -6 k2 -6 y x2 -6 x2 -10 x3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी -6 x2 इक्वल्स टू 10 x3 की वैल्यू मेरे पास k1 है, यानी x2 इक्वल्स टू -10/6 k1, यानी -5/3 k1 हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने x2 की वैल्यू पता कर दी है। अगर मैं x1 को देखूं तो x1 + 6x2 + 10x3 इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो x1 + 6x2, x2 की वैल्यू मैंने निकाली है, ये 3 जब यहाँ रखूंगा वैल्यू x2 को तो 3 से डिवाइड होकर 2 आएगा तो -10 हो जाएगी, तो -10 k1 और प्लस ये x2 x3 की जो वैल्यू है वो k1 है तो k1 हो जाएगी इक्वल्स टू 0, यानी ये -9 हो गया
और x1 की वैल्यू 9k1 आती है। यानी स्टूडेंट मैंने ये देखा है कि जो मेरे सिस्टम का सॉल्यूशन है x1 की वैल्यू 9k1 है, x2 की वैल्यू -k5/3k1 है और x3 की वैल्यू k1 आ रही है। ये मैंने तब पता किया जब मेरे पास k = 2 है। अब दूसरी कंडीशन एक और बन के आ रही है कि मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 की कंडीशन ये आ रही है कि अगर k = -2 हो जाता है देन तब क्या कंडीशन है। अगर -2 है तो जो सिस्टम है वो कुछ इस फॉर्म में बन के आ रहा है, x1 x2 x3 = 0 0 एंड 0। तो देख लेते हैं 1 -2 जब यहाँ रखेंगे तो 2, -2 जब यहाँ रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा और +2 तो -6 हो गया। 0 -2 यहाँ रखेंगे तो -10 हो जाएगा, -2 जब यहाँ रखेंगे तो +10 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी। यानी रैंक अभी भी मैट्रिक्स की 2 आ रही है। अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है और नॉन्स की संख्या 3 है तो सिस्टम है इनफिनिट सॉल्यूशन। तो सिस्टम इनफिनिट सॉल्यूशन रखता है तो मैंने फिर से लेट किया कि x3 जो वेरिएबल है वो k2 वैल्यू रखता है। अगर वो k2 है क्योंकि ये फ्री वेरिएबल था तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी 10x2 + 10x3 = 0 हो जाएगा। यानी x2 बराबर x3 आ रहा है, x3 ऑलरेडी k2 है तो x2 की वैल्यू भी k2 ही हो जाएगी। अब अगर मैं x1 निकालना चाहूँ तो पहली इक्वेशन से x1 + 2x2 - 6x3 = 0 आ रहा है। यानी x1 की जो वैल्यू है -2x2 + 6x3 आएगा। x2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी k2 है तो -2k2 हो गया और x3 की वैल्यू भी मेरे पास k2 है तो मैंने लेट किया है तो +6k2 हो गया। यानी ये 4k2 हो जाएगा। मैंने सिस्टम की वैल्यू फिर से निकाली है जिसमें मैंने ये देखा कि जो x1 की वैल्यू है वो मेरे पास 4k2 आई, x2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास k2 आई और x3 की जो वैल्यू है वो मैं k2 लेट करके चला है। यानी k2 जैसे जैसे चेंज होता जाएगा मेरे पास सिस्टम का सॉल्यूशन आता जाएगा। क्योंकि इस k2 के चेंज होने से या k1 के चेंज होने से बार बार सॉल्यूशन बदल जाता है, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन 2 वीडियो में हमने ये पढ़ा कि होमोजीनियस इक्वेशन की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन यानी जब =2 वाला पार्ट 0 नहीं होता, कम से कम किसी एक इक्वेशन में नॉन जीरो आ जाता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।